नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग लगभग 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा जैसे टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, केवीएस, एनवीएस, जीआईसी, एलटी ग्रेड एग्ज़ाम, आरपीएससी फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रेड एग्ज़ाम तथा बीपीएससी 4.0 एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है और रिवीजन के उद्देश्य से भी यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। 1 नंबर प्रश्न है, रिकार्डो के लगान सिद्धांत में जिस भूमि पर शून्य लगान मिलती है उसे कहते हैं सीमांत भूमि, अविनाशी भूमि, लगान वाली भूमि, प्राकृतिक उपहार। तो रिकार्डो के लगान सिद्धांत में भूमियाँ जो हैं वह 2 प्रकार की बांटी गई हैं, सीमांत भूमि और अधिसीमांत भूमि। सीमांत भूमि का मतलब हुआ कि जिस भूमि का प्रयोग किया जाता है, या ऐसे कह सकते हैं, इसको एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई है और तो बी श्रेणी की भूमि का प्रयोग किया जाएगा ए श्रेणी की बजाय। पहले जिस हिसाब से जनसंख्या थी तो ए श्रेणी का प्रयोग किया जा रहा था, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी तो बी श्रेणी का प्रयोग किया जाने लगा, जिसकी क्या हुई, उर्वरता कम है और बी श्रेणी की भूमि पर कोई लगान उत्पन्न नहीं है। बी श्रेणी की भूमि को रिकार्डो जो है सीमांत भूमि कहते हैं तथा पहले वाली जो भूमि है उसको, या ए श्रेणी की भूमि जो है वह अधिसीमांत भूमि है। सीमांत भूमि पर रिकार्डो के अनुसार लगान की उत्पत्ति नहीं होती है। मतलब ये जो बी प्रकार की भूमि है सीमांत भूमि, इस पर लगान उत्पन्न नहीं होती है, और जो अधिसीमांत भूमि है उस पर लगान की उत्पत्ति होती है। तो सीमांत भूमि पर रिकार्डो के अनुसार लगान उत्पन्न नहीं होती है, क्योंकि सीमांत भूमि पर अनाज की कीमत औसत लागत के बराबर मिलती है और अधिसीमांत पर लगान लागत से ज़्यादा कीमत मिलती है, इसलिए ए भूमि पर सरप्लस उत्पन्न होता है और लगान उत्पन्न होती है। तो ए भूमि अधिसीमांत भूमि है, अधिसीमांत भूमि पर लगान मिलती है, और यहाँ बी भूमि सीमांत भूमि है तो बी भूमि पर लगान नहीं मिलती है। तो यह रिकार्डो ने भूमि को सीमांत अधिसीमांत भूमि में बांटा है। इसके अलावा जो है रिकार्डो ने दुर्लभता का लगान सिद्धांत और विभेदात्मक लगान सिद्धांत की बात कही है। दुर्लभता का लगान सिद्धांत रिकार्डो ने बताया और भेदात्मक लगान सिद्धांत भी रिकार्डो ने बताया। यह भेदात्मक लगान सिद्धांत के अंतर्गत यह बात कही गई है। अगला प्रश्न है, मजदूरी को सिद्धांत के प्रतिपादक हैं माल्थस, एडम स्मिथ, रिकार्डो, जे एस मिल। तो एडम स्मिथ जो है मजदूरी को सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। 2 का सही आंसर बी है। अगला 3 नंबर प्रश्न है, यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो उसका मजदूरी स्तर घट जाएगा, स्थिर रहेगा, कभी बढ़ेगा कभी घटेगा, बढ़ जाएगा। तो यदि श्रम की उत्पादकता बढ़ेगी तो उसका मजदूरी स्तर जो है वह बढ़ जाएगा। डी आंसर सही है 3 में। अगला 4 नंबर प्रश्न है, किस राज्य ने सबसे पहले बिक्री कर लगाया? तो बिहार सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष कर लगाया जाता है संपत्ति पर, व्यक्तिगत आय पर, कंपनी के लाभ पर, वस्तुओं पर। तो अप्रत्यक्ष कर जो है वस्तुओं पर लगाया जाता है। वस्तुओं एवं सेवाओं पर जो कर लगाया जाता है उसे अप्रत्यक्ष कर कहते हैं, और जिस व्यक्ति पर कर लगाया जाता है वह व्यक्ति कर नहीं अदा करता है, दूसरे पर कर वह टालने में सफल हो जाता है, तो ऐसे कर को अप्रत्यक्ष कर कहा जाता है। अगला है 6 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अब विकास का इंजन नहीं रहा। यह विचार हैबर्लर का है, जे वाइनर का है, रॉबर्टसन का है, मार्शल का है। तो जेकब वाइनर ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है अब विकास का इंजन नहीं रहा है। इसके पहले रॉबर्टसन बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकास का इंजन है। तो जेकब वाइनर बी में दिया गया है, तो 6 का सही आंसर बी है। अगला 7 नंबर प्रश्न है, नाबार्ड की स्थापना। तो नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को डॉक्टर शिव रमन समिति की अनुशंसा पर की गई थी। नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण प्रदान करने वाली शीर्षस्थ संस्था है।
अगला प्रश्न है 8 नंबर, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित करना है। निरपेक्ष सुलाभ का सिद्धांत। तो निरपेक्ष सुलाभ का सिद्धांत हुआ मतलब निरपेक्ष लाभ का सिद्धांत। तो निरपेक्ष लाभ सिद्धांत की बात जो है वह एडम स्मिथ करते हैं। एडम स्मिथ 3 से मिलान हो जाएगा। कारक अनुपात तथा व्यापार, कारक अनुपात तथा व्यापार की बात लियोनटिफ करते हैं। 1 से हो जाएगा। प्रस्ताव वक्र, प्रस्ताव वक्र की बात मार्शल द्वारा की गई है। और अवसर लागत हैबरलर बात करते हैं। तो अवसर लागत की बात हैबरलर करते हैं। तो इस प्रकार से मिलान जो होगा डी का 4 से हो जाएगा। तो सी और डी तो गलत हो जाएगा। ए का मिलान जो हो जाएगा वह 3 से होगा। ए का मिलान 3 से हो जाएगा और बी का मिलान 1 से हो जाएगा। तो ए सही है 8 नंबर प्रश्न में। अगला 9 नंबर प्रश्न है, रिकार्डो के अनुसार 2 देशों के मध्य व्यापार होता है क्योंकि वस्तुएं दुर्लभ हैं, लागतों में निरपेक्ष अंतर है, लागतों में तुलनात्मक अंतर है, लागतों में समान अंतर है। तो रिकार्डो के अनुसार 2 देशों के मध्य व्यापार होता है क्योंकि लागतों में तुलनात्मक अंतर है। लागतों में तुलनात्मक अंतर के कारण 2 देशों के मध्य व्यापार होता है। और लागतों में निरपेक्ष अंतर की बात जो है वह एडम स्मिथ द्वारा की गई है। यह प्रश्न जो है लागतों में, रिकार्डो के अनुसार लागतों में तुलनात्मक अंतर की बात की गई है। तो 9 का प्रश्न जो सही है वह सी है। सी उत्तर सही है। अगला 10 नंबर प्रश्न है, व्युत्पन्न मांग की अवधारणा का प्रतिपादन किया। तो व्युत्पन्न मांग की अवधारणा का प्रतिपादन ऑप्शन ए एडम स्मिथ द्वारा किया गया, डेविड रिकार्डो द्वारा किया गया, जेएस मिल द्वारा किया गया, ओलिन द्वारा किया गया। तो व्युत्पन्न मांग रेसिप्रोकल डिमांड की अवधारणा जो है जेएस मिल द्वारा दी गई है। 10 का सही आंसर सी है। 11 नंबर प्रश्न है, क्रय शक्ति समता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। तो क्रय शक्ति समता सिद्धांत गुस्ताव कौशल ने प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन देख लेते हैं, कीन्स, हिक्स, सैमुअल्सन, कोई नहीं तो इसमें है ही नहीं गुस्ताव कौशल का नाम। अगला प्रश्न है, प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी। तो प्रस्ताव वक्र की अवधारणा जो है मार्शल द्वारा दी गई थी। मार्शल एजवर्थ द्वारा प्रस्ताव वक्र की अवधारणा दी गई थी, जो मांगी आयात के लिए मांगी गई मात्रा एवं निर्यातों हैं तो प्रस्तावित मांग को व्यक्त करता है। तो सही आंसर ए है 12 का। अगला 13 नंबर प्रश्न है, लियोनटिफ का विरोधाभास किस सिद्धांत का अध्ययन करता है। अवसर लागत सिद्धांत, तुलनात्मक लागत सिद्धांत, हेक्चर-ओलिन का सिद्धांत, निरपेक्ष लागत सिद्धांत। तो लियोनटिफ का विरोधाभास जो है वह हेक्चर-ओलिन सिद्धांत, एचओ सिद्धांत का अध्ययन करता है। हेक्चर-ओलिन सिद्धांत जो है लियोनटिफ विरोधाभास की बात करता है। अगला प्रश्न है, हेक्चर-ओलिन लियोनटिफ विरोधाभास सिद्धांत का अध्ययन, हाँ ठीक है, सी 13 का सही आंसर सी है। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न है, कौन सी लागत दशाओं के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। लागतों में निरपेक्ष अंतर, लागतों में सापेक्ष अंतर, लागतों में तुलनात्मक अंतर, लागतों में समान अंतर। तो कौन सी दशा के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता है। तो लागतों में तुलनात्मक अंतर के अंतर्गत जो है व्यापार नहीं होता। सी सही है 14 नंबर प्रश्न का आंसर। अगला 15 नंबर प्रश्न है, प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को की गई थी। तो 75 ऑप्शन में दिया नहीं है। ए में 77 है, बी में 74 है, डी में 72 है, कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न 6 नंबर, किसे नोट छापने का एक अधिकार है। एग्जिम बैंक, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, वाणिज्यिक बैंक। तो रिजर्व बैंक को नोट छापने का एक अधिकार प्राप्त है। रिजर्व बैंक जो है बैंकों का बैंक है जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। अगला प्रश्न है, एकल बैंकिंग प्रणाली बड़ी लोकप्रिय है इंग्लैंड में, संयुक्त राज्य अमेरिका में, जापान में, भारत में। तो एकल बैंकिंग प्रणाली जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में लोकप्रिय है। 17 का सही आंसर बी है। अगला 18 नंबर, सरकारी प्रतिभूतियों का संबंध होता है प्रतिभूति बाजार से, गिल्टेज बाजार से, शेयर बाजार से, पूंजी बाजार से। तो सरकारी प्रतिभूतियों का संबंध जो है वह गिल्टेज बाजार से है। 18 का सही आंसर बी है। अगला 19 नंबर प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय दिया जाता है। बी ओलिन को,
जे वाइनर को, रिकार्डो को, मार्शल को। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधुनिक सिद्धांत का श्रेय जो है वह बर्टिन ओहलिन को जाता है, और बर्टिन ओहलिन ए ऑप्शन में दिया गया है। 19 का सही आंसर ए है। अगला 20 नंबर, मजदूरी एवं लाभ में विलोम संबंध को सर्वप्रथम किसने दर्शाया? जे.एस. मिल ने, कार्ल मार्क्स ने, रिकार्डो ने, एडम स्मिथ ने। तो मजदूरी एवं लाभ में विलोम संबंध प्रोफेसर एडम स्मिथ द्वारा दिखाया गया था। तो 20 का सही आंसर ए है। अगला 21 नंबर प्रश्न है, ब्रेटन वुड व्यवस्था विश्व स्तर पर अंतिम रूप से ध्वस्त हो गई थी 1970 में, 71 में, 72 में, 75 में। तो 1971 में ब्रेटन वुड व्यवस्था जो है अंतिम रूप से ध्वस्त हो गई थी। तो 21 का सही आंसर बी है। अगला 22 नंबर प्रश्न है, 20 सूत्री कार्यक्रम आरंभ किया गया था तीसरी योजना में, पांचवी योजना में, वार्षिक योजना में, चौथी योजना में। तो 20 सूत्री कार्यक्रम जो है वह पांचवी योजना में प्रारंभ किया गया था। तो 20 का सही आंसर बी है। अगला 21 नंबर प्रश्न, अनवरत योजना को लागू किया गया 1966-67, 1966-67 में। हरित क्रांति लागू की गई थी 69-70। तो 69-70 में ऑपरेशन फ्लड लागू किया गया था। 78-79, तो 78-79 में अनवरत योजना लागू की गई थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना को एक वर्ष पहले समाप्त कर अनवरत योजना लागू की गई थी, जो जिसको लागू करने का श्रेय जो है भारत में प्रोफेसर गुरनार्ड मेंडल को डी.टी. लकड़वाला को माना जाता है, और गुरनार्ड मेंडल जो है अनवरत योजना के जनक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न चित्र में प्रदर्शित है मांग में वृद्धि। तो यह चित्र जो है D0 से D1 की तरफ अगर वस्तु खरीद रहा है तो यह मांग में वृद्धि दिखा रहा है। 24 का सही आंसर ये है। अगला 25, भारत में किस आयोग द्वारा हाल में योजना आयोग को प्रतिस्थापित किया गया है? तो योजना आयोग हाल ही में योजना आयोग के स्थान पर हाल ही में नीति आयोग जो है कार्य कर रहा है, नीति आयोग। ठीक, तो इस प्रकार से आज की इस क्लास में 25 प्रश्नों को हम लोगों ने सॉल्व किया।